गाइस दिस इज विहान। ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मानचित्रण सबसे कठिन है? बताना है। सभी के पास 3 सेकेंड्स रहते हैं। क्या वो माउंटेन्स है, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर ओशियंस एंड देयर डेप्थ? अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो जो सबसे कठिन मानचित्रण है वो रहता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि दोस्तों यहां पर बात हुई है धरती के अंदर का मानचित्रण। ठीक है, माउंटेन्स का मानचित्रण बनाया जा सकता है, प्लेट्यू एंड प्लेन्स यानी कि आपके पठार हो गए, पर्वत हो गए, ओशियंस एंड देयर डेप्थ, जितने भी समुद्री उनकी डेप्थ जो है उनकी पहचान हो सकती है, लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ का कभी भी मानचित्रण नहीं बनाया जा सकता है, जो कि टफ रहता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सबसे कठिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स, हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पिछले 3 महीनों में हाईलाइट हुए, पिछले 2 सालों में आपके क्वेश्चंस पेपर में बने, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स अच्छे से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्टेस्ट रेट की यहां पर बात हुई है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जुपिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट ऑफ प्रिपरेशंस करना चाहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, देन दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और आप फ्री टेस्ट भी फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए लगा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। भोर का तारा की बात हुई है, मॉर्निंग स्टार की बात हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वीनस। आपको याद रखना है मॉर्निंग स्टार की जब भी बात होगी वीनस, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इवनिंग स्टार की, तब दोस्तों आपको याद रखना है मरकरी। ठीक है, इवनिंग स्टार की बात होगी मरकरी और मॉर्निंग स्टार की बात होगी तो दोस्तों आपका होगा वीनस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल है? ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत बार क्वेश्चन यहां से रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हुई है, लेकिन सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि साइक्लोन्स होते क्या हैं। अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े तो कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि हम बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको क्लियर है कि हवाओं का जो वेरिएबल और अनस्टेबल साइकिल, जिसके सेंटर में दोस्तों क्या होता है कि लो एयर प्रेशर होता है। ठीक है, लो एयर प्रेशर होता है, और जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, उसमें होता है कि हाई एयर प्रेशर होता है, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने साइक्लोन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्या मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हवाओं का वेरिएबल अनस्टेबल साइकिल जिसके सेंटर में लो एयर प्रेशर होता है और बाहर हाई एयर प्रेशर होता है, उसे साइक्लोन कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपको किस टाइप से कंफ्यूज करता है, वो पूछ लेता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर आपका पूछ लेगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर चीजें क्लियर करवा देता हूँ। जब भी बात होगी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि जैसे कि टेम्परेट, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है दोस्तों वो केवल शीत ऋतु में ये आते हैं, लेकिन जलीय भाग जहां पर होगा दोस्तों, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि ये लगातार आते रहते हैं, यानी कि ये साल भर उत्पन्न होते रहते हैं। कब उत्पन्न हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं होता है। ठीक है, जहां पर जैसे समुद्र का एरिया है, ठीक है, काफी ज्यादा समुद्र है वहां पर, जैसे आपका मान लीजिए पैसिफिक और अटलांटिक महासागर हो गए, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है, तो इन एरिया में क्या होगा आपका यहाँ पे जो चक्रवात है वो कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, साल भर उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज क्लियर होती है कि ये जो चक्रवात होते हैं वो अंडाकार भी होते हैं, ठीक है, आपके ये गोलाकार भी होते हैं, ठीक है, और ये अवी शेप में भी होते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और दोस्तों इन्हें गर्त या ड्रफ भी कहते हैं।
ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय की बात हो रही है, टेम्परेट साइक्लोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन्हें गर्त या ड्रफ भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार हाईलाइट हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय की बात यहाँ पर हुई है, तो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि दोस्तों ये ज्यादातर विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ये विनाशकारी होते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जो उत्पत्ति है, यानी कि ये जो ओरिजिनेट होते हैं, ये जो पैदा होते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मर्क रेखा के बीच महासागरीय क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि यहाँ पर बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर ऑफ द लाइन, इनके बीच में ये उत्पन्न होते हैं महासागरीय क्षेत्र में, और ये काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्या चीजें हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, साइक्लोन्स क्या है। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, बिल्कुल सही। लार्ज वैल्यू ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है, यानी कि कोरियोलिसिस फोर्स, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 और 2। ठीक है, ये दोनों होगा। ठीक है, 1 और 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, 1 लीटर समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, टॉप 10 मैगजीन में क्वेश्चंस अभी हाईलाइट हो रहे हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अगर अभी तक भी आपने फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिलेबस एनालाइज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक आपको मिल जाएगा सिलेबस के। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बात करूंगा, समुद्र के पानी में दोस्तों लगभग 3.5 नमक की क्या होती है, सैलिनिटी होती है, लवणता होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका नमकीन पानी के 100 ग्राम घोल में कम से कम 3.5 ग्राम नमक होता है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, समुद्र के पानी में लगभग कितना मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर लेना, 3.5 नमक की सॉलिनिटी होती है, लवणता होती है। इसका मतलब है कि नमकीन पानी के 100 ग्राम घोल में, ठीक है, 100 ग्राम घोल में दोस्तों कम से कम 3.5 आपका नमक होता है। ये दूसरे तरीके से कहें, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कह देता हूं यहां पर कि अगर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर समुद्री जल में कम से कम 35 ग्राम नमक होगा, लगभग 6 चम्मच, ठीक है, तभी तो वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है, 1 लीटर पानी में कम से कम 6 चम्मच नमक है, यानी कि 35 ग्राम नमक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप क्रैश कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। साउथर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात हुई है। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर याद रखना है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिमी हवा का दबाव। ठीक है, कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, वेस्ट विंड ड्राफ्ट, आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी होती इन क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो किस टाइप के हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, दीज आर करेक्ट, यहाँ पर हमने दिखाना है। ऑप्शन नंबर पहला रीड कर लेते हैं, सियाचिन, बाल्टारो, ब्याफो एंड हिस्पेयर आर ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। पहली तो बात यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है काराकोरम रेंज। अब देखिए काराकोरम है क्या दोस्तों, काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार जो पाकिस्तान, भारत, चीन के गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ठीक है, और शिनजियांग क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। ये एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। ठीक है,
तो आपको काराकोरम रेंज के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज इज माउंट राकापोशी विच इज द स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगर दोस्तों मैं आपको माउंट राकापोशी की बात करूं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि काराकोरम रेंज में दोस्तों आपके ये सियाचिन, बाल्टारो, बियाफो एंड हेस्पियर ग्लेशियर, ये सारे आपके काराकोरम रेंज में ही आते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही सही होंगे, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। लेक्चर्स की पीडीएफ मैंने आपको क्लियर करवा दी कि टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, अपडेट होती रहती है और साथ में एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेल रूट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है अभी, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य रेल मार्गों में से सबसे कम विकसित है। मणिपुर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। पानी के अणु में हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O का आयतन से अनुपात है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की यहाँ पर बात हुई है। वाटर मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम इज। अब देखिए जो डेली साइंस के क्वेश्चंस होंगे वो आपको याद करके चलने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। 2:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्या ये रोटेशंस ऑफ द अर्थ है, एयर प्रेशर एंड विंड, ओशियन वाटर डेंसिटी, रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रही है हमने ऐसे कथनों के ऊपर विचार करना है, ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर विचार करना है जो महासागरीय धाराओं को इन्फ्लुएंस, ओशियंस करंट, ठीक है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है, रिलेटेड है। क्या ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है, बिल्कुल सही है। एयर प्रेशर एंड विंड है, बिल्कुल सही है। क्या ये ओशियन वाटर डेंसिटी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, ठीक है। रोटेशन अर्थ, एयर प्रेशर, ओशियन वाटर डेंसिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। 1, 2, 3 इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रीड करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे। नोट्स स्टडीज एक्सेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज भी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वायरल संक्रमण के उपचार के लिए सहायक है। देखिए आपने अब बहुत सारी चीजें, ये कोविड-19 में तो बहुत कुछ आपने डिसीज के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन से इम्यूनिटी बूस्टर हैं, क्या क्या विटामिन हमें लेने चाहिए, क्या क्या नहीं लेने चाहिए। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा विटामिन सी वायरल संक्रमण के उपचार के लिए सबसे सहायक होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जहां से मिल रहा है, चाहे फ्रूट से मिल रहा है, किसी भी वेजिटेबल से मिल रहा है, जिस भी चीज में आपका विटामिन सी मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा खाएं, ठीक है। चलिए और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो विटामिन आपका बी हो गया, के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ठीक है, कौन कौन से ये फैट में डिजोल्व है, कौन कौन से पानी में डिजोल्व है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता चलूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपको एक सेपरेट लेक्चर्स चाहिए होगा साइंस का, जिसमें हम सिर्फ विटामिन और बॉडी स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी डिसीज भी होंगी, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मीथेन 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। इसमें आपने बताना है कि मीथेन का जो स्रोत है वो कौन सा है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी ये बात आती है तो दोस्तों एक इंटरनेशनल संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ये इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस क्योटो प्रोटोकॉल से बनता है, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये क्या है, इंटरनेशनल संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्लियर। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से मीथेन के स्रोत हैं, क्या ये फॉसिल्स फ्यूल्स, वेटलैंड्स, ऑटोमोबाइल्स। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 दोनों ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल्स फ्यूल्स जो हो गए आपके जीवाश्म ईंधन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। आपका वेटलैंड्स हो गया, आपके जो भी ऑटोमोबाइल्स का धुआं हो गया, ठीक है। तो ये मीथेन का एक स्रोत है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 ग्रीन हाउस गैसों में से
एक है जिसमें से मीथेन का स्रोत है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल्स, वेटलैंड्स और ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। वह प्राकृतिक स्थान जहां जीव या समुदाय रहते हैं कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वो प्राकृतिक स्थान जहां जीव या समुदाय रहते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों हैबिटेट। अब देखिए, हैबिटेट क्या होता है? वह स्थान जहां कोई जीव या जीवों का समुदाय रहता है जिसमें सभी जीवित और निर्जीव, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कारक या आसपास के वातावरण की स्थितियां शामिल होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा यहाँ पर। क्या ये सेक्स रेशो है? बिल्कुल है। नेटिलिटी है। अब देखिए, नेटिलिटी का मतलब होता है आपका जन्म, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये मॉर्टेलिटी है? मॉर्टेलिटी का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, मॉर्टेलिटी मैं आपको बाद में बता दूंगा, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। आपका स्ट्रैटिफिकेशन होता है आपका विभाजन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा जनसंख्या से विशेषता नहीं है? स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि विभाजन नहीं है, बाकी सारे हैं। सेक्स रेशो है, नेटिलिटी है, मॉर्टेलिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं साथ साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है? भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण बताना है। ग्राउंड वाटर की बात हुई है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लैंडफिल्स, सेप्टिक टैंक्स बताना है सभी ने। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव मेन सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। देखिए, ये सारी चीजें प्रदूषण का, भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है, लैंडफिल्स भी है और सेप्टिक टैंक्स भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घरेलू गौरैया के पतन के संभावित कारण है? स्पैरो की यहाँ पर बात हुई है, चिड़िया की, ठीक है। बताइए कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्या ये अर्बन इकोसिस्टम जो सर्विस चेंजेस हो रहा है इकोसिस्टम, क्या ये पॉइंट है जो आपका गौरैया यानी कि स्पैरो जो खत्म हो रही है, जिसका पतन हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल है। रेडिएशंस भी है, जो मोबाइल टावर होते हैं उनके कारण ये मर रहे हैं। और आपका दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर किए जा रहे हैं उसके कारण भी ये चिड़िया जो है वो मर रही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 और वॉचिंग, इसका सही आंसर ये सभी पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितारों द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के लिए जिम्मेदार है? यहां पर बात हुई है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी रिलीज बाय स्टार्स। बताइए, द राइट आंसर इज फ्यूजन। क्या होता है ये फ्यूजन का मतलब? मैंने बहुत बार आपको क्लियर करवाया ये, ठीक है। विलय, निम्नलिखित में से कौन सितारों द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के लिए जिम्मेदार है? फ्यूजन। और ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखिए, बायोस्फीयर की जब भी हम बात करते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों किसके द्वारा रिटर्न की गई है? एडवर्ड स्वेस के द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बायोस्फीयर का आपको याद रख लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों में गरीब है क्योंकि यहाँ पर बात हुई है मिनरल रिसोर्सेज बिकॉज पुअर रीजन की बात हुई है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों में खराब है क्योंकि चट्टानों के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को गड़बड़ा दिया है। क्लियर? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। द हिमालयन रीजन इज पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द अरेंजमेंट ऑफ रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया कि हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों में काफी खराब है क्योंकि चट्टानों के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को गड़बड़ा दिया है।
ऑप्शन नंबर बी, इसके बाद आपको याद भी नहीं रखना है क्योंकि ये तो फिर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए रीड करिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल नहीं, जल्दी से ऑप्शन रीड कर लीजिए, साथ साथ में मैं भी आपके रीड कर रहा हूं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहां पर दोस्तों आपको देखना है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सिल्क इन द वर्ल्ड, क्या इंडिया सिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे विश्व में, क्या वो सबसे ज्यादा है या नहीं, ये आपको बताना है। कथन सही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, इंडिया हाईएस्ट ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा करता है ये। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द जूट गुड्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा ये व्यापार जूट गुड्स का करता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 3 व्हीलर मोटर व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिल्क नहीं करता है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन करता है फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राणी प्रणाली कोयना नदी का हिस्सा है। देखिए, यहां पर बात करूं मैं कोयना रिवर की, तो ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये जो सहायक नदी है, वो किसकी है, कृष्णा की है। और ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, झीलों की उत्पत्ति और निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, झीलों का निर्माण होता है। ऑप्शन सामने है, रीड करिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, क्या ये ग्लेशिएशंस है, मैरीन डिपॉजिट है, एनिमल्स है, इन सब चीजों से आपका झीलों का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आप को क्लियर करनी ही पड़ेंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर 1 2 3 दोनों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान एक ही समूह से संबंधित नहीं है, बिलोंग टू द सेम ग्रुप, नॉट, डज नॉट की बात हुई है। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, आपकी शेल भी है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ठीक है, आपका स्लेट एक समूह से संबंधित नहीं है, जबकि आपका सैंडस्टोन भी है, स्लेट नहीं है। कौन सी चट्टान एक ही समूह से संबंधित नहीं है, स्लेट, जबकि आपकी शेल भी है, लाइमस्टोन भी है और सैंडस्टोन भी है। ठीक है, एक ही समूह से, लेकिन स्लेट नहीं है। नेक्स्ट, सुबह की शांति की भूमि है, यानी कि मॉर्निंग काम की यहां पर बात हुई है, कोरिया, साउथ कोरिया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है जिसमें निष्क्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो ऐतिहासिक समय में बिल्कुल भी नहीं फटे लेकिन बरकरार हैं। देखिए, अभी तक फटे नहीं है लेकिन ये बरकरार है, जो कि धरती पर है और निष्क्रिय है। ठीक है, एक्टिव मोड में है ये। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, एक्टिव वोल्केनोज आर वंस विच इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड इरप्टेड इन द रिसेंट टाइम्स। एक्टिव वोल्केनोज तो है, लेकिन ये काफी समय में ये आपके क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक्टिव मोड में है, लेकिन अभी तक ये आपके फटे नहीं है। ठीक है, इरप्ट नहीं है। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में ऑल वोल्केनोज आर थ्रू एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट स्टेजेस। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि जितने भी वोल्केनोज हैं, ये सारे के सारे एक्टिव और डोरमेंट और एक्सटिंक्ट स्टेजेस से ये गुजरते हैं। सही बात है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इज द राइट आंसर, 1 2 दोनों ही। ठीक है, सॉरी 2 3, ऑप्शन नंबर 2 3, ठीक है, इसका ये क्लियर, 2 और 3 इसका द राइट आंसर। अब देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, फ्री टेस्ट की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं और साथ में देखिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के साथ, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप करिए, फ्री टेस्ट की डिटेल्स लीजिए और लेक्चर्स की PDF आप
वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।